कि कब कहाँ हम कैसा ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं और उसकी कैसी इमेज बन रही है। हेलो, गुड इवनिंग क्लास 12th सीबीएसई स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंटरेस्ट वर्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और हम लोग कंटिन्यूएशन में हैं। हमारी एक सीरीज़ चल रही संजीवनी बैच, जो कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रिपरेशन बैच है, एक स्पीड रिवीजन बैच है, एक स्पीड रिवीजन बैच है और उससे आपको जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर 1। बुक 1 आपको अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, जिसकी 2 वीडियोस आप तक पहुंच चुकी, और आज से हम लोग बुक 2 भी साइमल्टेनियसली शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेकिन इससे शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पेड बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें हैंड रिटन नोट्स, आपको 24/7 गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्वेरीज जो भी आपकी हैं, चाहे वो आपके इनगोइंग प्रैक्टिकल्स को लेके हो या आने वाले एग्जाम्स को लेके हो, किसी भी तरीके की क्वेरी अगर आपके दिमाग में हो तो इन सभी का एकलौता समाधान है हमारा संजीवनी बैच। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जो है कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप सभी को पता है रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट की रेस की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर से आप लोगों का क्या और किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको पता है ऑप्टिक्स की पूरी यूनिट से 15 से 16 मार्क्स का आता है, और उसमें भी रे ऑप्टिक्स का पोर्शन वेव ऑप्टिक्स से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम इसको अगर बाइफरकेट करें तो ये 8 और 7 इस तरीके से हम मान लें, तो मान के चलिए कि 8 नंबर का आपका रे ऑप्टिक्स से पूछा जाता है। क्वेश्चंस जो पिछले 3-4 सालों में जिन टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, उन सभी टॉपिक्स को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एक अलग से सेशन भी होगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट सिर्फ देखिए आज के जो लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या बेसिक्स हैं, कौन कौन से डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, क्या किस तरीके की कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग आज हम लोग करेंगे। और अगली वीडियो जो इससे रिलेटेड आएगी उसमें हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेरी शॉर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बार मिरर फार्मूला जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ से क्या होता है, या तो आपको MCQ मिलेगा या फिर वेरी शॉर्ट का एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या कुछ इस तरीके की किस तरीके से आपका मिरर वर्क करता है, कैसे उसकी इमेजेस बनती हैं, कहाँ पे किस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो कैसी इमेज उसकी बनेगी, वगैरह वगैरह। दूसरा, जैसा कि अभी बताया आपको, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इससे भी रिसेंट 2-3 सालों में एक क्वेश्चन 1 नंबर का आइदर MCQ और आपका वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो कैसा मिरर किस तरीके की इमेज आपको बना के देगा। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत बार पेपर इजी हुआ तो आपसे स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, नहीं इजी हुआ तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पावर ऑफ लेंस, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हुए जहाँ से 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। अगला अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है शॉर्ट आंसर टाइप। तो शॉर्ट आंसर टाइप में सबसे फेवरेट टॉपिक इस समय रे ऑप्टिक्स का है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशन। देन आता है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसका डेरिवेशन कभी कभार पूछ लेता है, और आपसे पूछा जा सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस से लास्ट के 2 साल में न्यूमेरिकल्स आए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस से खूब सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। खूब सारे का मतलब है कि हर ईयर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर कोई एक टॉपिक हर साल पूछा जा रहा है तो आप उसकी एप्लीकेबिलिटी समझ सकते हैं कि कितना वो जरूरी है आपके लिए। देन बात करते हैं हम लोग प्रिज्म की। तो प्रिज्म आप शॉर्ट में भी समझ सकते हैं और ये लॉन्ग का भी टॉपिक हो सकता है। तो प्रिज्म के क्वेश्चन पूछने का तरीका डिसाइड करेगा कि वो शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में। प्रिज्म से अगर कोई रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो शॉर्ट में आ सकता है। प्रिज्म का अगर डेरिवेशन पूछा जा रहा है तो वो लॉन्ग में आ सकता है। तो इसको हमने इसलिए दोनों कैटेगरीज में ऐड किया। और सबसे मेन चीज हमारे लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर्स में सबसे फेवरेट टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। लेंस मेकर फार्मूला से आपके डेरिवेशन भी कवर होता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं और क्वालिटी न्यूमेरिकल आते हैं। देन प्रिज्म, अभी आपको बताया प्रिज्म, और इसमें अगर हम ऐड कर दें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन,
तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके पूछा जा रहा है तो भाई साहब ये आपका लॉन्ग का टॉपिक बन जाता है। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तो आप जानते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो ही टॉपिक हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, और उन दोनों से ही अल्टरनेट ईयर्स पे या तो माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप आपसे पूछा जाता है। तो ये तो समरी हो गई इस पूरे चैप्टर की। समरी में ये भी पता चल गया कि आपको शॉर्ट पढ़ना है तो कौन सा टॉपिक, लॉन्ग प्रिपेयर करने है तो कौन सा टॉपिक, और वेरी शॉर्ट पढ़ना है तो आपको कौन सा टॉपिक जरूर। देखिए ये ऑल एंड ऑल नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इतना पढ़ना है, बट इतना मस्ट है आपके लिए। आप रे ऑप्टिक्स में इतना तो कतई नहीं छोड़ के जा सकते। और ऑल एंड ऑल भी बताएंगे कि कहाँ से श्योरिटी है आपको क्वेश्चन आने की। तो अगर आप वीडियो या इस सेशन के एंड तक बने रहेंगे तो आई इंश्योर यू कि आप इस वीडियो के बाद एक तो दो चीजें मजबूत होंगी, आपको रे ऑप्टिक्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी, और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि हाँ एग्जाम का क्या पर्सपेक्टिव होता है रे ऑप्टिक्स की तरफ, या रे ऑप्टिक्स से कहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जंप इन करते हैं। शुरुआत हम लोग बहुत बेसिक करेंगे, मिरर से शुरुआत करेंगे। तो मिरर क्या होता है? मिरर इज सिंपली अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स एनी रे ऑफ लाइट फ्रॉम द मीडियम विच इज कमिंग। जिस मीडियम से आपकी कोई भी लाइट की रे आ रही है, तो एक ऐसी सरफेस जो उसी मीडियम में उस लाइट को वापस कर दे, उसको हम लोग मिरर समझ सकते हैं। स्फेरिकल मिरर्स की बात होती है, तीन तरीके के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर। इसमें जरूरी चीज ये है साइन कन्वेंशन जानना। साइन कन्वेंशन आपके लिए क्या जरूरी है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरीके का मिरर है। अब आप बताइए कैसा मिरर होगा जिसमें कर्व सरफेस अंदर की ओर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की आउटर सरफेस को अगर हम लोग पॉलिश कर देंगे तो इसकी इनर सरफेस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जहां से मान लेते हैं ये इसका सेंटर हुआ, ये इस तरीके से, ठीक, तो ये इसका सेंटर मान लेते हैं। इस पूरे फॉर्मेट को या इस पूरी लेंथ को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। जो इसके सेंटर से, आपके मिरर के सेंटर से जो लाइन पास होती है वो कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। देन इसको जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर को क्रॉस करती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। फिर अगर आपकी लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है तो ये हो गया लाइट ऑफ इनकमिंग रे, इनकमिंग रे। तो अब जितनी भी वैल्यूज हम लोग मिरर के केस में कैलकुलेट करेंगे उसमें हमको डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। डायरेक्शन क्या? अगर कोई भी मेजरमेंट हम लोग इनकमिंग रे के डायरेक्शन में करें, जैसे ये इनकमिंग रे की डायरेक्शन हुई, तो जितनी भी वैल्यूज हम लोग या जितनी भी डिस्टेंस को हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो अगर आपका लेंथ कैसी है? इन द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रे, इनकमिंग रे की डायरेक्शन में है तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर ये अपोजिट है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? जितनी भी लेंथ इसके बाद होंगी वो सारी पॉजिटिव, और जितनी भी इस साइड कैलकुलेट करेंगे वो सारी कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव। ऐसे ही अगर किसी हाइट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर अपवर्ड्स मेजर कर रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। और इधर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। फिर दो तीन टर्म्स और आते हैं। यू आपका आएगा यू, वी, आर, एफ और सी, पी। इन टर्म्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ताकि आगे आपको जब भी डेरिवेशन पे आए तो ये जाने पहचाने चलेंगे। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज योर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। आर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको यहां से हटाकर हम लोग इधर लिख लेंगे। एफ हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। देन हम लोग बात करें अगर सी की, तो सी होता है आपका, सी हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी हो जाएगा आपका पोल। तो इन सभी टर्म्स का आगे हम लोग यूज करेंगे। तो आई होप मिरर के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज हो गई होगी कि मिरर में क्या वैल्यूज कैसे होती हैं, कैसे हम उन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन। देखिए ये पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चंस इससे काफी पूछे जाते हैं कि कब कहाँ हम कैसा ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं और उसकी कैसी इमेज बन रही है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम लोगों ने एक टेबल बना दिया आपकी। तो कॉनकेव में क्या है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कॉनकेव मिरर कहां बनाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कॉनकेव मिरर कहां बनाएगा, फोकस पे। उसका साइज कैसा होगा, पॉइंट लाइक, उसका साइज होगा पॉइंट लाइक, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल, और ओरिएंटेशन होगा इन्वर्टेड। मतलब हमको स्मॉल, रियल और इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी। दूसरी बात करें, अगर ऑब्जेक्ट आपका मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, पहले केस में ये इन्फिनिटी पे था, अब ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाए यहाँ पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे रखा है इस तरीके से, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर बना लेते हैं जी, ठीक। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो हमारा जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो इमेज बनेगी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज आपकी यहाँ कहीं बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा, देखिए पहली बात तो वो डिमिनिश होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगी, सॉरी आपकी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी और उसकी पोजीशन कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। थर्ड केस पे आए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अब जंप करके सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, पहले केस में इन्फिनिटी पे था, फर्स्ट केस, सेकंड केस में वो इसके मिडल में आया, थर्ड केस में वो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया है तो इमेज की पोजीशन भी कहां पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, मतलब इमेज भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। उसका साइज कैसा होगा, सेम, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी सेम साइज की आपकी क्या हो जाएगी, इमेज। उसके नेचर को अगर हम डिफाइन करें तो वो रियल होगा और ओरिएंटेशन उसका इन्वर्टेड होगा। मतलब आपको अपसाइड डाउन इस तरीके की, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट सेम उसी साइज की इमेज, और पोजीशन भी कहाँ है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अगर अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में यहां कहीं प्लेस करा दें, ये फोर्थ पोजीशन, तो क्या होगा, अब इमेज जो है वो थोड़ा दूर जाना। हम कर क्या रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को जितना मिरर के पास लाते जाएंगे इमेज उससे उतना ही दूर होती चली जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आया तो इमेज कहाँ, अब इस वाले रीजन में आ गई, इमेज अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आएगी और उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पड़ोस में जाता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नज़दीक जाता है, वैसे उसका साइज बढ़ने लगता है। इमेज अभी भी रहेगी रियल और इन्वर्टेड ही। फोकल लेंथ पे आने पे, ये फिफ्थ केस, फोकल लेंथ पे आने पे ये और इन्फिनिटी पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस पे, तो आपकी इमेज कहाँ हो जाएगी, अब इन्फिनिटी पे, बट रहेगी अभी भी ये रियल और इन्वर्टेड ही। और इसका साइज कैसा हो जाएगा, इनडेफिनेटली लार्ज, बहुत बड़ी इमेज देखने को आपको मिलेगी। और इकलौता ऐसा केस है, ये कई बार पूछा गया है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ये फोकल लेंथ और पोल के बीच में, यहाँ गई है 6 केस, तो ये इकलौता ऐसा केस है जिस केस में कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। अदरवाइज सभी केसेस में कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड। तो ये कई बार पूछा गया है कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हेन इमेज बिकम्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट हो जाए उसके लिए पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो कहाँ होगी आपकी, बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। अगर वो फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा है तो ये आपकी इमेज इस तरीके की बनेगी। तो ये तो इमेज फॉर्मेशन की बात होगी। सेम बात हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के कंपैरिजन में कॉनकेव ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्वेक्स का सिंपल सा है कि वो इमेज हमेशा कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा, छोटी इमेज बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन की बात। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब जैसा कि हम लोगों ने अभी मिरर की बात की, तो मिरर से रिलेटेड 10th क्लास में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आई होप आप सभी को याद होगा, क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी को अगर हम लोग लेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करें, आपको हम आगे बताएंगे भी, लेकिन अगर लेंस के लिए यही फॉर्मूला लिखना हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखिए आप चीज़ों को फिजिक्स में जितना रिलेट करके पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। मिरर के लिए ये फॉर्मूला याद कर लिया, अब आपको देखना क्या है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो आप चीज़ों को एक बार याद करिए, उनसे रिलेट करके चीज़ों को आपस में पढ़िए। कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो मेहनत भी कम लगेगी और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती चली जाएगी। आइए इस केस में देखते हैं, पूछा क्या जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हमें f की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है
सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका फोकल लेंथ कैसे रहेगी, पॉजिटिव। देन इट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल रखा हुआ है ऑफ द पोल इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। इन फ्रंट ऑफ अ मिरर का मतलब इस साइड रखा हुआ होगा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड द पोल। हमें इमेज की डिस्टेंस बतानी, बेसिकली हमें v की वैल्यू बतानी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया और ये आपको हमारे पेड बैच से देखिए कहीं पर भी आपको ये सिंबल मिल जाए आप समझ जाइए हमारा कंटेंट हमारे पेड बैच का कंटेंट है। तो कुछ चीज़ें हम आपको डेमो के तौर पे यहाँ पे दिखाएंगे जिससे आपको पता चले कि हम लोग किस तरीके की कंटेंट को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, किस तरीके का उनका लेवल है। चलिए इसको बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें 1/v की वैल्यू निकालनी, तो इस फॉर्मूले को हम 1/v के टर्म्स में लिखे तो ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज रख दीजिए, है बहुत सिंपल क्वेश्चन। 1/f की वैल्यू 20 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 2/20। तो आपका यहाँ से इसको कैंसिल करें तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेज की जो डिस्टेंस आई वो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मिरर फार्मूला से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बेसिक हुआ, ये क्या पढ़ा रहे हैं, बट बेटा यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसी तरीके के क्वेश्चंस पे बच्चे गलती करते हैं। गलतियां कहाँ पे होती हैं, आप मिरर फार्मूला की जगह लेंस फार्मूला यूज करो, इसलिए मैंने दोनों लिखे दोनों फार्मूलाज को मेंशन किया। आप लोग प्लस माइनस में गलती करते हैं और उससे आपका क्या होता है, पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज होता है और आपका कोई भी मार्क्स आपको वहाँ पे अवार्ड नहीं होता। मेरा फार्मूला से इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मेरा फार्मूला क्या होगा, पोजीशन की वैल्यूज वेरी करेंगी, एक जब बार उसकी हाइट दी होगी ऑब्जेक्ट की और दूसरी उसकी इमेज पूछी जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, ये भी 10th क्लास का टॉपिक। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस हो जो क्या कर रहा हो, दो मीडियम को एक दूसरे से डिवाइड कर रहा हो। मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस है जिसके इस साइड एक मीडियम है, मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम में हम लोग मानते हैं जो भी लाइट है उसकी वेलोसिटी v1 और सेकंड मीडियम में हम लोग मानते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। तो अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही तो क्या होती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से इधर उधर शिफ्ट हो जाती। तो अगर हमारा v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 ग्रेटर देन v2 का मतलब v1 आपका कैसा हुआ, रेयरर मीडियम हुआ, रेयरर मीडियम, और v2 हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो अगर इस तरीके का केस है तो क्या होता है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो आपकी जो इंसिडेंट रे है वो क्या होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो जाती है, बजाय सीधे जाने की ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से थोड़ा सा नॉर्मल के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आई और आर से डिफाइन करते हैं। यही केस को अगर हम उल्टा कर दें, यानी अगर हम लाइट को डेंसर से रेयरर में ले जाएं तो क्या होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में बेंड होने की बजाय अब क्या होगा, लाइट जो है आपकी नॉर्मल से दूर जाएगी, उसके अवे बेंड होगी। अब ये आर हो जाएगा और ये आई, ये क्या है डेंसर मीडियम और ये है आपका रेयरर मीडियम। दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्शन। तो ये भी 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जरूरी क्या है, इसमें जो जरूरी चीज है वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से आते हैं क्वेश्चन। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ का कहना है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लें तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, एक कांस्टेंट, इन दोनों का जो रेशियो होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उस कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं n से, और n आपका कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n आपका क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कई सारी डेफिनेशंस होती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि इट इज साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम डिफाइन करेंगे n इक्वल्स टू c बाई v। c क्या है, c है लाइट ऑफ स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर, और v क्या है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन आपका मीडियम। तो अगर आपका लाइट रे किसी एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड में चेंज आएगी क्योंकि डेंसिटीज बदल जाएंगी। तो अगर एयर से आपका किसी मीडियम में जा रही है तो हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। तो इस तरीके के इन फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है।
फार्मूला से क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस तरीके का एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस 12 मीटर इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इन 60 नैनो सेकेंड। यहाँ पर आपका जो वैल्यू लिखी हुआ है 60 नैनो सेकेंड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीट इज, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला तो डिस्टेंस दिया हुआ, कितना डिस्टेंस इज व्हाट 12 मीटर। देन टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारे पास है 60 नैनो सेकेंड, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने दो फॉर्मूले लिखे। एक तो फॉर्मूला है हमारे पास साइन आई बाई साइन आर, लेकिन ना तो हमारे पास यहाँ आई दिया हुआ, ना तो हमारे पास आर दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया दूसरा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है वो, n इक्वल्स टू सी बाई वी। हम इसको लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें जरूरी क्या चीज है, n हमें बताना है। c आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v हमें कैलकुलेट करना, तो v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा d/t। t कितना है 12, t कितना है आपका 60 × 10⁻, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। अब ये एक 0 है और -9 है, तो कि ये कितना बन जाएगा 12/6 10⁻⁸, और यही -8 को अगर हम ऊपर भेज दें तो ये 12 ये बनेगा आपका 12/6 × 10⁸। भाई एक 0 माइनस की पावर कैंसिल, और इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स, तो 2 × 10⁸। अब अगर हम n की वैल्यू निकालें, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू सी बाई वी। c की वैल्यू आप सभी को पता है 3 × 10⁸, और v की वैल्यू 2 × 10⁸। तो हमें वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 1.5। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 1.5, बी ऑप्शन है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। छोटे छोटे फॉर्मूलाज पे 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखने, देखिए ये भी सीबीएसई 2023 का ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं हमारा डेरिवेशन पोर्शन। देखिए न्यूमेरिकल्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप था, वो हमने दे दिया। हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, बट पहले क्या है, रे ऑप्टिक्स से बहुत ढेर सारी थ्योरी आती है, हम उस थ्योरी को डील करते हैं। तो पहला टॉपिक उस हिसाब से है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो इसको अगर हम समझना चाहें, ये हमारे पास एक इंटरफेस है, क्या कर रहा है, ये 2 मीडियम को अलग अलग डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2, और ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इसमें हम एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है पॉइंट लाइक, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इसका पोल P, तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास होगी। ये क्या होगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये इससे रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर कहीं पर इसकी एक इमेज बनाएगा I। अब अगर इसी पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये कहाँ आपका आके मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम m मान लेते हैं, ये a हो जाएगा। अब ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगी I, इसी नॉर्मल को अगर हम इसी नॉर्मल से साथ ये आपके रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाएगी R। हम इसको इमेजिन कर लेते हैं, ये हमारा अल्फा है, इस एंगल को हम बीटा इमेजिन कर लें और इस एंगल को हम गामा इमेजिन कर लें। तो आई होप डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 अलग अलग इंटरफेस है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग। अब हम बात करेंगे कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करते हैं, पहले तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें OAC की, बात करें हम OAC की, फ्रॉम ट्राइंगल OAC, देखिए इसके लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बनेगी I इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, और उसका सम क्या होगा, फ्रंट के दोनों एंगल्स के सम के इक्वल, अल्फा प्लस गामा। दिस इज योर इक्वेशन 1। दूसरा ट्राइंगल हम पकड़े AC और I, फ्रॉम ट्राइंगल ACI। इसके लिए देखिए ये वाला गामा इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा, और यहाँ से R की वैल्यू आपकी आएगी गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ये तो बात हो गई हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज की। अब अगर हम इन सभी वैल्यूज का क्या करें,
tan निकाले। ये देखिए आपका ये परपेंडिकुलर, ये लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से, 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम इन तीनों ही एंगल्स का क्या निकालें, tan थीटा निकालें। नाउ tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, तो ये देखिए आपका क्या मिलेगा, tan अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका am और बेस क्या है OM। अच्छा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, i p क्या हो जाएगा आपकी इमेज की डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तीन वैल्यूज हमारे पास हैं। तो आपका tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, am अपॉन OM। ऐसे ही tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी am अपॉन mi, और tan गामा की वैल्यू हो जाएगी am अपॉन mc। ये तीन वैल्यूज है हमारे पास। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि ये हमारा जो इंटरफेस है बहुत छोटे अपर्चर का, अपर्चर का मतलब ये जो हमारा कर्व है ये बहुत ही इस तरीके से ना हो कि बहुत छोटा सा है, छोटा सा होगा तो क्या होगा, ये सारे जो भी फिनोमिना हो रहे हैं ये भी बहुत छोटे छोटे एंगल पे हो जाएंगे। तो हम लिखें इफ द अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो उससे होगा क्या, अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हो जाएंगी। तो tan अल्फा की जगह क्या आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, tan थीटा क्या होगा आपका थीटा में इक्विवेलेंट हो जाएगा। और उससे होगा क्या, ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं OP एंड OP इक्विवेलेंट टू OM। दूसरी बात PC इक्विवेलेंट टू PM एंड आपका हो जाएगा PI इज इक्विवेलेंट टू MI। तो हम इन सभी वैल्यूज को अपने इन तीनों वैल्यूज में रख के देखेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा इक्वल्स टू AM अपॉन अल्फा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू AM अपॉन हो जाएगा आपका OM, सॉरी AM अपॉन OP, AM अपॉन OP। देन बीटा आपका हो जाएगा AM अपॉन PC PI, और गामा हो जाएगा AM अपॉन PC। चलिए इतनी वैल्यूज तो हमारे पास हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बजाय इस पाथ को ट्रेस करने के नॉर्मल की डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो गई, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यानी n2 बाई n1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी sin i बाई sin r के इक्वलेंट। बट अभी हमने इमेजिन किया कि हमारा अपर्चर क्या है, बहुत छोटा है। तो अपर्चर छोटे होने से क्या होता है, tan थीटा भी थीटा के इक्वलेंट होता है और sin थीटा भी आपका थीटा के इक्वलेंट होता है। तो ये जो sin i और sin r आपको दिख रहे हैं ये भी क्या बन जाएंगे, n2 इक्वल्स टू n1 और i इंटू r। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा n2r इक्वल्स टू n1i। ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन 1 2 हमारे पास है ये और 3। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, r और i की वैल्यूज पुट करनी है और वो हमें क्या मिलेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। तो हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 हमें मिलेगा क्या, n2 r इक्वल्स टू n1 सॉरी n2 बाई n1, हाँ ठीक है, n2 r इक्वल्स टू n1i। n2 के बाद वैल्यू कितनी थी r की अगर हम वैल्यू लिखें तो हमारी r की वैल्यू है गामा माइनस बीटा और अल्फा गामा प्लस अल्फा। ये हो जाएगी गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू n1 अल्फा प्लस गामा। ये वैल्यूज है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो एक मिनट, बीटा माइनस गामा होगा, गामा माइनस अल्फा बीटा, ऐसा ठीक ये आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा अरेंज करें तो यहाँ से आपके देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर n2 बीटा, ये देखिए माइनस का बीटा था उस साइड गया प्लस n1 अल्फा इक्वल्स टू ये गामा वाला पोर्शन इधर आएगा। तो अगर हम गामा को कॉमन ले लें तो ये n2 माइनस n1 बन जाएगा। इस बीटा को जो कि माइनस का था इस साइड भेजा तो ये प्लस का बना, उसके साथ अल्फा रहेगा, और ये गामा जो प्लस का था इसके साथ आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब हमें बस इसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास am अपॉन OP।
ए एम अपॉन ओपी की वैल्यू हम यही लिख लेते हैं, ए एम अपॉन, देखिए ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का यू, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, वी, और ए एम अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इधर हैं तो पॉजिटिव होंगी, इस साइड वाली नेगेटिव, ए एम अपॉन माइनस का यू एन टू ए एम अपॉन वी प्लस एन वन ए एम अपॉन माइनस का यू इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन, ये हो जाएगा आपका ए एम अपॉन आर। यहाँ से ए एम तीनों ही पोर्शंस पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, और ये फॉर्मूला आपको कहलाता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का। इसको हम कायदे से लिखें, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। देखिए ये डेरिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि इसी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, इसी फॉर्मूला की शुरुआत होती है आपकी लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करने में। आई होप ये क्लियर होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। मूव करते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक, अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। मेरी तरफ से अगर कोई रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला भी बहुत कुछ अलग नहीं है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास एक हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सरफेसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिसके दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, R1 R2। इसको हम R1 लिख लेते हैं और ये हो जाएगा R2। यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलेगी, इस तरीके से हमने क्या किया, एक लाइट रे को यहाँ पर इंसिडेंट किया। तो अब पहली जो सरफेस है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन इस सरफेस के अलॉन्ग होगा और पहली सरफेस एक इसकी इमेज बनाएगी, इस तरीके से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगी, बेंड करेगी अपने पास से और एक इमेज बनाएगी यहाँ पर आई डैश। अब यही आई डैश क्या होगा, दूसरी वाली सरफेस के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। दूसरी वाली सरफेस को लगेगा कि ये आई डैश कहीं पीछे से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसकी रे है, और ये दूसरी सरफेस इस आई डैश की एक इमेज यहां पर बना के देगा आई। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहला क्या हुआ, बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n1 मान लेते हैं, जो हमारा लेंस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n2 मान लेते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n2 मान लेते हैं। ये सारी बातें हुई। दिस इज पोल, पॉइंट P, ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होगा उस डिस्टेंस को हम लोग u बताते हैं। पहली इमेज जो बन रही है उसकी डिस्टेंस को हम v डैश मान लेते हैं, और जो फाइनल इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस को हम v मान लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास बेसिक सी बात। हमारे पास क्या है, OP, OV और OI, ये सारी वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसका फॉर्मूला है n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, दोनों सरफेसेस के लिए लगाएंगे। तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस, अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस, तो पहली सरफेस के लिए क्या होगा, आप देखिए लाइट रे कहां से कहां जा रही है, n1 से n2 में जा रही, n1 से कहां एंटर कर रही है, n2 में। तो हमारा फॉर्मूला में ये चीज तो सही है कि लाइट आपकी n1 से n2 में जाएगी तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो हम इसको लिखेंगे n2 बाई v। अब v क्या है, इमेज की डिस्टेंस को बता दो। तो पहली सरफेस इमेज कहां बना रही है, देखिए आई डैश पे, और आई डैश की डिस्टेंस को हमने कितना इमेजिन किया है, v डैश। तो हम लिखेंगे n2 बाई v डैश, फिर माइनस का सिंबल आएगा n1, और ये बताता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका u पे, तो इसको हम एज इट इज u नोट कर देंगे। फिर n2 माइनस n1 अपॉन पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r1, तो हमने इतना नोट किया। एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई डैश, नाउ आई डैश विल एक्ट एज वर्चुअल सोर्स for second surface
सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए सोर्स का काम करेगी। तो अब होगा क्या, अब देखिए थोड़ा सा मामला यहाँ उल्टा होगा। पहले लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी, N1 से N2 में। अब दूसरी सरफेस के लिए लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, N2 से N1 में, N2 से कहाँ जाएगा, N1 में। तो हमें इस फॉर्मूले में N1 और N2 को आपस में क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। तो जहाँ N2 लिखा हो वहाँ क्या लिखेंगे, N1। अब ये क्या बताता है, ये बताता है इमेज की डिस्टेंस। तो दूसरी सरफेस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गई इमेज। तो इमेज अब कहाँ पे बन रही है, आपकी इमेज बन रही है V पे। तो ये हो जाएगा V माइनस N1 की जगह आएगा आपका N2। दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, I डैश, तो उसकी डिस्टेंस दी गई है आपको V डैश और इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। 3 स्टेप आपको यहाँ पे लिखे दिख रहे होंगे। पहला फॉर्मूला रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल सरफेस का। दूसरा, उसी फॉर्मूले को अगर हम पहली सरफेस के लिए अप्लाई करें तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, और फर्स्ट इक्वेशन की जो इमेज होगी I डैश वो काम करेगी दूसरी सरफेस के सोर्स का, और उसके लिए अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। तो आपका लेंस मेकर डेरिवेशन लगभग पूरा हो चुका है। अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉम की बात नहीं करें, एडिंग, हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U। ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट हाफ डिवाइड प्लस में आपका आएगा N1 V माइनस N2 बाई V डैश इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। देखिए यहाँ ध्यान से देखने पे आपको ये पता चलेगा कि ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है और प्लस माइनस है, नेगेटिव है। अब इसको अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा N1 बाई V माइनस का N1 बाई U इक्वल्स टू N2 माइनस N1। अगर इस पूरे पोर्शन को हम कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बाई R1। यहाँ देखिए N1 माइनस N2 है, इसमें माइनस अगर हम कॉमन लें तो N2 माइनस N1 बन जाएगा और आपका ये बनेगा माइनस का 1 बाई R2। अब यहाँ से अगर हम N1 कॉमन लें तो बचेगा आपके पास 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू N2 बाई N1 माइनस का N1 बाई N1, और इस साइड आएगा आपका 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। N1 से N1 कैंसिल और आपको फॉर्मूला मिला यहाँ पर 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसको ही साथ में अगर आप लिखना चाहें तो आपको अभी हमने थिन लेंस फार्मूला लिखवाया था जिसकी वैल्यू होती है 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू 1 बाई F। ये लेंस के केस में होता है। तो आपका जो थिन लेंस फार्मूला होगा वो क्या बनेगा, 1 बाई F इक्वल्स टू N2 बाई N1 माइनस 1 अपॉन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, एंड दिस इज योर लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला। चलिए, ये तो हुआ हमारा लेंस मेकर फार्मूला। बहुत इजी स्टेप में हमने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या है, सिर्फ 3 स्टेप और इतना ही आपको लिखना है। बोर्ड में ये नहीं है कि आपको कहानी बनानी, बहुत कुछ लिखना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी शॉर्ट में पूछा जाने वाला बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। इसमें क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारी कोई लाइट रे कहाँ से जा रही हो, डेंसर से रेयरर में जाए, डेंसर से कहाँ जाए, रेयरर में, तो क्या होता है, ये टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है, बेंड होती है। ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बात हो रही इंसिडेंट रे की और ये बात हो रही रिफ्रैक्टेड रे की। अगर आपकी इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। मान लेते हैं यही लाइन आपका क्या है, एक इंटरफेस है 2 अलग अलग मीडियम का, जिसमें इस वाले मीडियम को हम लोग डेंसर मान लेते हैं, इस वाले मीडियम को हम लोग क्या डेंसर का इमेजिन करते हैं, और ये वाले मीडियम को हम लोग रेयरर इमेजिन कर लेते हैं। 3 केस डिफाइन करते हैं। पहले केस का नॉर्मल ये रहा, दूसरे केस में हम लोग इसको नॉर्मल मान लेते हैं, और एक और यहाँ पे सिनेरियो ड्रॉ करते हैं थर्ड। तो पहला अपना नॉर्मल केस है,
हाँ जी, पहला हमारा नॉर्मल केस है कि हमारे पास कोई लाइट रे है, तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है और ये एंगल हो जाएगा आई। सिंस ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, तो आप जानते हैं कि ये क्या होगा, सीधे ना जाके नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। आर का मतलब रिफ्रैक्टेड रे। अब हम क्या है कि जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाने का मतलब जितना ये इस साइड में बढ़ता जाएगा उतना ही आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते 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 हमें एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जिसके लिए आर क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर हम इस तरीके का कुछ इमेजिन करें आई, जिसके लिए आर क्या हो, इस सरफेस पे हो, आर की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, आई सी। या इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे, आई इक्वल्स टू आई सी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना बहुत आसान है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाए 90, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। आई इक्वल्स टू आई सी पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। इसी केस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस केस को और आगे बढ़ाने का मतलब है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ाने का मतलब हुआ ये इस तरीके से, यानी आई जो होगा वो आई सी से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो आई अगर आई सी से बड़ा हुआ तो ये लाइट नॉर्मल से और बेंड होते होते कहाँ चली जाएगी, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस जाना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी इंसिडेंट रे, और अब ये रिफ्लेक्ट होने लगेगी। रिफ्रैक्ट होने के बजाय क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने लगेगी। और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, TIR, शॉर्ट फॉर्म में TIR। TIR का मतलब हुआ कि व्हेन इन लाइट रे इनकमिंग फ्रॉम वन मीडियम goes back to the same medium due to refraction is called total internal reflection। और इस केस इसके दो आपके क्या TIR के दो इंपॉर्टेंट बाउंडेशन है। दो बाउंडेशन क्या होंगे कि लाइट रे जो है उसको हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, डेंसर टू रेयरर। अगर यही फिनोमेना हम लोग रेयरर से डेंसर में लेके करना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड होता है। बट अगर आपका डेंसर से रेयरर में हो रहा है तो वहां पर चांसेस है कि आपको TIR देखने को मिल जाए। कैसे चांसेस होंगे कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा, एंगल ऑफ क्रिटिकल से या क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा। तो ये तो इसके कई बार पूछा जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपको ये बताना होगा। इसकी बात करें, इसके एप्लीकेशन, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड द टोटल, हाँ ठीक। चलिए अभी हम लोगों ने बात की रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में आप जानते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। बट अगर हम बात करें क्रिटिकल एंगल की, तो अगर I की वैल्यू क्या है, IC के इक्वल, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम उठाकर ऊपर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन IC डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी n इक्वल्स टू साइन IC, और IC की वैल्यू आपके पास आएगी साइन इनवर्स n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि अगर आपको किसी केस में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दी गई है और पूछा जाए कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछी जाए तो ये फार्मूला आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। ये देखिए 2023 में सिर्फ इतना पूछा गया था, इसको डराइव करिए और क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसकी, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। इतना लिखने के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे थे, 3 नंबर में ये आपका क्वेश्चन आया था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे हमको रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है, कैसे चीजों को टैकल करना है, टॉपिक्स को टैकल करना है कि कितने हमारे मार्क्स बन जाएं। अगले टॉपिक की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ TIR, 3 थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है इसके। पहला है राइट एंगल्ड प्रिज्म, राइट एंगल्ड प्रिज्म, इसकी बात हम लोग अभी करेंगे। दूसरा होता है आपका ब्राइटनेस या ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये तीनों ही टॉपिक थ्योरेटिकल हैं।
और इनमें से कोई ना कोई एक आपका पूछा जाता है जिसके चांस क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के ज़्यादा। ऑप्टिकल फाइबर जैसा कि आप लोग जानते हैं घरों में जो वाईफाई लगा होता है उसमें जो भी हमारा कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं वो ईथरनेट जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। 3 स्टेप होते हैं इसमें। एक तो कवरिंग हो गई बाहर का, फिर क्लैडिंग आती है बीच का पोर्शन, इसको बोलते हैं क्लैडिंग, कवर, क्लैडिंग, एंड देन ये लास्ट का यानी जो ग्लास का मटेरियल होता है जिसके अंदर लाइट आपकी ट्रेवल करती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। इसको क्या बोलते हैं, कोर। इसमें फिनोमेना क्या है कि जो भी लाइट रे, भाई हमारा क्या है, सिग्नल को हम लोग जब आपका ऑप्टिकल फाइबर से पास कराते हैं तो लाइट सिग्नल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सॉरी डिजिटल सिग्नल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं लाइट सिग्नल में, डिजिटल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, डिजिटल को लाइट में और लाइट को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। जो भी लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी, मान लेते हैं इस तरीके से, ये नॉर्मल इसका है, जो भी लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंस होगी उसके लिए एंगल क्या होगा, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई हो जाएगा। उसके बाद जब ये यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे टकराएगी तो हमेशा ये अपने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल पे इंसिडेंट होगी। ज़्यादा पे इंसिडेंट होने से होगा क्या, ये लाइट इस ग्लास से क्लैडिंग वाले पोर्शन में ना जाके वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन ये जो एंगल बना है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, उसके बाद ये फिर से रिफ्लेक्शन होता रहेगा और बिना किसी लॉस के ये आपकी लाइट रे या सिग्नल क्या होगा, ट्रेवल करता है। इसीलिए जो ईथरनेट का जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग नेटवर्क जो आपका इंटरनेट है उसका 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो आपका वायरलेस हुआ और दूसरा होता है ईथरनेट केबल की हेल्प से। तो तेज कौन सा होता है, जो केबल से लगा हुआ होता है। वायरलेस से क्या होता है, उसमें काफ़ी सारा हिंड्रेंस होता है, काफ़ी सारे सिग्नल्स आपके इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। बट यहाँ ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा लॉस वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। लॉस वाला फैक्टर खत्म तो स्पीड बढ़ जाती। तो यही सब ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट पे आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यहाँ पर काम कर रहा है। तो इन तीनों ही टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, जिसमें इंपॉर्टेंस अगर आप पूछे हमसे तो हम कहेंगे सर बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बेटा डेरिवेशन के तौर पे तो नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कहूँगा फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 केस होते हैं। 2 केस की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके के 2 कॉन्वेक्स लेंस हैं और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में रखे हुए, एक दूसरे से सटा के कांटेक्ट में रख दिए गए। एक मिनट, हाँ, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 केस रहेंगे। एक रहेगा हमारा, एक केस में क्या होगा, 2 लेंसेज को आपस में हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं इस तरीके से, दोनों एक दूसरे से टच करते हुए रखें। एक की फोकल लेंथ को हम f1 मान लें, दूसरे की फोकल लेंथ को हम f2 मान लें। तो व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अगर इन दोनों के बीच सेपरेशन है, व्हेन lenses are placed at a distance small d, तब क्या होगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि दो हमारे पास लेंस हैं और एक की फोकल लेंथ f1, दूसरे की फोकल लेंथ हमारी f2 दे रखी है और इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या दी हो, स्मॉल d। तब इस केस में फॉर्मूला बनेगा आपका 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d/f1/f2। 2023 और 4 इन दोनों ही पेपर्स में अलग अलग सेट्स में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है आप सभी के लिए। सिंपल सा है कि अगर दोनों के बीच में गैप ना हो, कोई गैपिंग ना हो, कांटेक्ट में रखे हुए, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अगर गैपिंग आ रही तो आपको एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर लिखना होगा d/f1/f2। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा।